नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज सीए लागू हो गया। अमित शाह जो गृह मंत्री बार बार कह रहे थे कि देश में सीए आएगा और यह नागरिकता देने का कानून है, किसी का नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इस पर एक लंबी बहस चली थी। 2019 में जब ये कानून भारत में आया था तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, भाजपा के गठबंधन में रहते हुए सीए का विरोध किया था उन्होंने, और सीए के विरुद्ध विधानसभा में एक अध्यादेश भी पास करा लिए थे। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार और क्या देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कई ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाएगा इस देश में, और भ्रम के कारण ही दिल्ली में हमें याद होगा आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था ताहिर हुसैन, उसने बहुत लोगों की जान ले ली थी, पूरा दंगा जैसा माहौल बना दिया था। इसी पर बात करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज ऐसा हुआ है कि अमित शाह जो बार बार कह रहे थे और जो नरेंद्र मोदी सरकार बार बार कहती है कि पूरे देश में जो शोषित, पीड़ित, वंचित दलित हैं हम उसके साथ हैं, उसको लेकर के जो कानून आया था सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उसके जो प्रावधान है वो लागू कर दिया गया है। अब वैसे लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू हैं, सिख, बौद्ध, जैन हैं, उनको भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें सिर्फ सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू को क्यों रखा गया है, मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया है, और इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी क्या, और क्यों नीतीश कुमार फंस गए हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत जब से बना था, भारत के मतलब स्वतंत्र भारत में जब सरकार बनी थी तो विभाजन के समय ही जनसंख्या को इधर से उधर करने की बातें चली थी। जो पाकिस्तान जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो हिंदुस्तान जाना चाहें जा सकते हैं। उसके बाद फिर तमिल विद्रोह जब श्रीलंका में शुरू हुआ तो भारत मूल के जो तमिल के लोग थे उनको भारत में नागरिकता दी गई थी। उस समय केवल और केवल तमिल लोगों के लिए प्रावधान दिया गया था। आज ये इसलिए दिया गया क्योंकि अक्सर ये खबरें हम लोग देखते रहते हैं, आप सब लोगों ने भी देखी होगी कि पाकिस्तान का जो भारत का जो कुछ जमीन पर जो नेहरू जी की गलती के कारण आज पीओके बना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम बार बार कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सिख धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले कोई बच्चियों को उठा करके जबरदस्ती ले जाते हैं पाकिस्तान में और उनका निकाह कर देते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनको जीने का अधिकार छीन लिया गया। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि अफगानिस्तान में भी वाहियान जो बौद्ध धर्म के मनीषी हैं, जो देवतागण हैं, जो भगवान हैं, जो बौद्ध धर्म के मुताबिक उनकी प्रतिमाएं तोड़ दी गई थी। बहुत बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं थी जो वाहियान की, उनको तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? अफगानिस्तान में जो इस्लामिक आतंकवाद था उसके द्वारा। उसके बाद बांग्लादेश में भी जो हिंदू संख्या थी, हिंदू, जैन, बौद्ध, जो अल्पमत में थे, कम संख्या में थे, फिर भी जब बंटवारा, विभाजन हुआ जब, तो 19% तक थी ये आबादी। घटते घटते 2% रह गई। कहाँ गई आबादी? तो या तो स्टेटिक रहनी चाहिए थी या तो बढ़नी चाहिए थी। वो आबादी गई कहाँ? वो आबादी खत्म हो गई। या तो उनका धर्मांतरण कराया गया, कन्वर्जन कराया गया, या उनको विलुप्त कर दिया गया, उनको मजबूर किया गया, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। उनकी या तो हत्याएं हुई, कई मंदिर तोड़ी गई। इसीलिए तस्लीमा नसरीन ने किताब लिखी थी लज्जा, जिसका यहाँ के भारत के मुसलमानों ने विरोध किया था। अब सीए कहता है कि वैसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हुए हैं, जो पीड़ित है, जिनके साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अभद्र व्यवहार हुआ, जिनको पीड़ित किया गया, जिनको प्रताड़ित किया गया, वो उनको हम भारत में संरक्षण देंगे, नागरिकता देंगे। अब इनका विरोध कौन कर रहा है? याद होगा पिछले वर्ष शाहीन बाग सज गया था। शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाएं सड़क पे आ गई थी, पीछे से बहुत लोग पैकिंग कर रहे थे कि एकदम आंदोलन खड़ा कर दिया गया था सीए को लेकर के।
एक मानसिकता समझिए जो बॉर्डर के उस पार है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वहां पर ये सिख, जैन, बौद्ध को, सिखों को, जैन को, बौद्ध को, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनकी बहु बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनको द्वैम दर्जे का नागरिक बना के रखते हैं। वहीं पर भारत सरकार, मोदी सरकार यदि उन पीड़ित को, वंचित को, शोषित को, दलित को यहां संरक्षण देना चाहती है, तो फिर वही मानसिकता वाले लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इसको, पीड़ित को, वंचित को, शोषित को, दलित को हम संरक्षण नहीं देने देंगे। और जो पार्टियां बार बार कहती है हम दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं, वो इसका विरोध करते हैं। प्रश्न क्यों कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान में अगर सिखों की बेटियों को ले जा रहा है तो वो कौन लोग ले जा रहे हैं? वो किस समुदाय, किस वर्ग, किस धर्म के हैं? जाहिर तौर पर वहां मुस्लिम आबादी है, डोमिनेटिंग है, वही करते हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान था कौन था? वही है। जो बांग्लादेश में है आबादी मुस्लिम के, तो वो मानसिकता एक बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार, दोनों तरफ की मानसिकता बराबर है कि हम केन प्रकार हिंदुओं को, बौद्ध को, सिख को प्रताड़ित करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जो सिख शाहीन बाग में आए थे अभी किसान आंदोलन में, सिख जत्थेबंदियों थे, वे सिख जत्थेबंदियां भी इनका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग, सारे नहीं। क्यों भाई? आप सिखों की बात करते हैं, सिखिज्म की बात करते हैं, आप बौद्धिज्म की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कहते हैं कि अब बौद्ध के हैं हम हिंदू नहीं है, बौद्ध हैं, बौद्ध हैं। तो जब बौद्ध लोगों को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया जाता है तब आप खामोश क्यों रह जाते हैं? जब सिख जो पिछले बार पूरा एकदम कह रहे थे ये इंदिरा ठोक दी, मोदी क्या चीज है, वे सिख आज जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वे सिख आज कहां है? वो क्यों नहीं सीए का समर्थन करते हैं और क्यों सीए का विरोध करते हैं? जबकि बॉर्डर के उस पार जो सिख हैं उनको कौन प्रताड़ित कर रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ये कट्टरपंथी लोग। तो आपको सामने आकर के उसका समर्थन करना चाहिए। उनके जो पीड़ित लोग हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर सिख हैं, अफगानिस्तान के साइड कुछ बौद्ध हैं और बांग्लादेश के तरफ हिंदू हैं। तो आपको तो उनके समर्थन में आ जाना चाहिए। और यदि आप नहीं आते हैं तो आप सिख, बौद्ध, जैन, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित का सिर्फ नारा दे करके आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल आप जो ये लोग अलग देश की मांग करते हैं, पंजाब के तरफ के लोग, ये जो कनाडा वाले वीर जी लोग हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं क्या? ये यहां से ये भी बात सामने आ जाएगी, क्या उनको ISI चला रहा है? ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अब रही ममता बनर्जी की बात या नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार भाजपा के साथ समर्थन में सरकार चला रहे थे और केंद्र में भाजपा CA लेकर के आई थी, तो नीतीश कुमार विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर के आए कि CA लागू नहीं होने देंगे, सबसे पहली बात। और अभी केरल की सरकार, जो कम्युनिस्ट की सरकार है, उसने भी कह दिया कि हम CA लागू नहीं करेंगे। अब यह देश में इस बात को समझना पड़ेगा कि नागरिकता देना या लेना यह भारत सरकार की है। भारत का निर्वाचन आयोग हमें देता है, भारत सरकार हम पे हमारे आधार कार्ड देती है। बिहार सरकार का कोई आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं होता है, या किसी राज्य का कोई मतलब ही नहीं है नागरिकता का। वो डोमिसाइल की जो बात करते हैं वो अपने क्षेत्र की बात करते हैं, लेकिन जब नागरिकता देने की बात है तो वो केंद्र का मसला है। कानून बनाने का, कानून रोकने का, नागरिकता देने का, नागरिकता छीनने का ये अधिकार तो केंद्र का है। फिर यह राज्य सरकार किस हैसियत से कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ ड्रामा करना है इनको, जो मुस्लिम वोट है उनको लेना है, क्योंकि मुसलमानों को यह भड़का दिया गया कि इससे तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी। कानून कह रहा है कि हम नागरिकता देंगे ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, तो फिर नागरिकता दूसरे की कैसे छीन जाएगी? क्योंकि भ्रम फैला दो, झूठ फैला दो। और मुझे आज याद आ रहा है लोहिया जी का एक कोट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि कांग्रेस के पास 4 हथियार है: भय, भोग, भ्रांति, भगदड़। ये 4 का इस्तेमाल करके ही ये लोग राजनीति करते हैं। तो मुस्लिमों को ये भय दिखाया गया पहले कि मोदी आएगा तो तुमको मार देगा, काट देगा, तुम साफ हो जाओगे। वो नहीं हुआ। फिर ये अब CA आया तो इसको विरोध, हर कानून का ये लोग विरोध करते हैं। तो जब CA आया तो ये विरोध करने के लिए उतर आए और इसमें क्या कहा गया? मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कैसे नागरिकता जाएगी भाई? जब नागरिकता देने का मामला है तो उससे छीनने का मामला कैसे आ गया? खैर, और अब देखिए नीतीश कुमार, सबसे पहले तो बिहार की भाजपा इतनी निकम्मी थी उस दौर की कि अपना सत्ता संभालने में रह गई।
नीतीश कुमार यदि विरोध कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने यह तय किया, तो 2019 में आपको खुल करके सामने आना चाहिए था। सीए के समर्थन में आप नीतीश कुमार से तोड़ लेते, सत्ता की मलाई चाटने लगे बिहार भाजपा के लोग और उसका विरोध भी नहीं कर पाए। मतलब दो भाजपा बढ़ गई थी, एक बिहार की भाजपा और एक केंद्र की भाजपा। तो अब ये प्रश्न तो बिहार भाजपा से भी है कि इस बार क्या करेंगे। वहां पर मंत्रिमंडल अभी तक बना नहीं है, 8 ही लोग मिलकर के पूरे बिहार चला रहे हैं, क्या ऐसे चलेगा क्या। और नीतीश कुमार अब तो फंस गए। अब अगर वो अभी तुरंत पलट करके तेजस्वी से इधर आए हैं, नीतीश कुमार यदि कहते हैं हम सीए का विरोध करते हैं, तो भाजपा के लिए प्रश्न है। तो भाजपा अगर समर्थन में खड़ी होती है तो फिर यह सरकार गिर जाएगी क्या। और सरकार यदि गिरी तो तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे। तो क्या मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में, मैं यहां पे पहुंच रहा हूं। और बिहार में यदि मध्यावधि चुनाव होता है तो इसका रिस्क क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार लेना चाहेंगे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जिस तरह से घूमे हैं बिहार में, वो तो सोच रहे हैं कि अभी 17 महीने का माहौल बना हुआ है, झूठा ही सही लेकिन लोगों में एक दिलासा दे दिए हैं कि हम बहुत रोजगार दिए हैं। तो तेजस्वी यादव चाहेंगे अभी चुनाव हो जाए। भाजपा भी ये चाहेगी कि मोदी के लहर में हमें भी फायदा हो जाएगा, वो भी चाहेंगे। लेकिन फंस गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब उधर जाएंगे तो मामला खराब, इधर जाएंगे तो मामला खराब। मतलब जो पलटू राम फंस गए बेचारे, और इनका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। वही ममता बनर्जी, वो कह रही है बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे। 100 बात की एक बात कि आप रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध को, जैन को संरक्षण देने का विरोध क्यों तुष्टीकरण की नीति में फंस गई ममता बनर्जी, ये प्रश्न भी किया जाएगा। और कम्युनिस्टों का काम तो भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी भी अब फंस गई। कांग्रेस पार्टी जो बार बार कह रही थी पिछड़ा 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 पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अब बताइए कि जो लोगों को नागरिकता दे जा रही है वे तो इसी वर्ग से आते हैं, फिर उसके साथ कांग्रेस क्यों खड़ी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के लिए भी दुविधा का फंस गया। मतलब चाणक्य नीति में अमित शाह जी ने इन सभी राजनीतिक दलों को फंसा दिया है, नीतीश कुमार से लेकर अपने घटक दल के लोगों को जो मुस्लिम तुष्टीकरण करके वो वोट लेते आई है, और जो दूसरा जो यूपीए वर्जन 2 इंडी गठबंधन है उसमें, और जो उससे बाहर लोग हैं, ममता हो या अन्य पार्टियां हो वो लोग। लेकिन अब गृह मंत्री के गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है कि क्या फिर से शाहीन बाग सज जाएगा। और यदि शाहीन बाग फिर से सज जाएगा तो ये गृह मंत्री पर फिर से काला धब्बा होगा। जिस तरह से शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन में महीनों तक सड़क जाम रहे, और अब ये होता है तो ये अमित शाह के नेतृत्व पे, उनके कार्यकुशलता पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो बिहार में, बिहार भाजपा के है कि वो नीतीश कुमार यदि इसका विरोध करते हैं तो क्या बिहार भाजपा के पास इतना है ताकत कि नीतीश कुमार से अलग होकर के मध्यावधि चुनाव कराए, या फिर वो विपक्ष में बैठना स्वीकार करे। जो भी हो, मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा है दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी इसी झूठ और भ्रम में। भाई जब तमिल वालों को दिया गया था उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि दूसरों को दो। आज जब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध को दिया जा रहा है तो इसका विरोध क्यों। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं या अन्य जो दलित नेता हैं वे समर्थन क्यों नहीं कर रहे। वो तो बौद्ध है ना, वो तो समर्थन करना चाहिए। और जो सिख जथेबंदी हैं उनको भी तो समर्थन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो समझिए कोरी राजनीति करते हैं। असली काम तो नरेंद्र मोदी संरक्षण देने का कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनको बधाई तो मिलती है। लेकिन फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि बिहार भाजपा का क्या होगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा या नहीं, अब इस पर मेरी नजर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, धन्यवाद। शेयर कीजिए, शेयर आप लोग जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।